नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे महत्वपूर्ण और मेरे लिए या समस्त देशवासियों के लिए आज एक प्राउड का विषय था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा भारत के बेटियों पर इतराने वाला खबर आया। आप सबको पुलवामा अटैक याद होगा। उसके बदला लेने के लिए हमारे जो लोगों ने बाद में किया, वो तो खैर रेस्ट इज हिस्ट्री है। उसमें मेजर विभूति ढौडियाल, अब सरनेम का मैं हो सकता उच्चारण गलत कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर विभूति ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और उस वक़्त उनके बलिदान की उस तस्वीर, उनके अंतिम यात्रा की वो तस्वीर पर उनकी पत्नी, जिनका अभी सिर्फ 9 महीने तक का साथ था, मतलब उनकी शादी 9 महीने पहले हुई थी नीता ढौडियाल से। उसके पहले वो नीता कौल थी, उनसे उनका 9 महीने का ही रिश्ता था। और जब वो तिरंगे में लपने अपने पति का शव देखी, उन्होंने सैल्यूट किया, भारत माता की जय 3 बार नारे लगाए एक फौजी की तरह। और मुखाग्नि के टाइम जो उन्होंने आई लव यू विभूति कहा था, हम जैसे लोगों के आंसू आ गए थे। मैं समाचार का चैनल बदल दिया था, मेरे से देखा नहीं गया था। उस बिटिया, हमारे बेटे की उम्र की है वो लड़की, अभी भी मेरी आंख भर आई ये बात कहते। वो मंजर याद आ गया जब वो लड़की ने ऐसे सैल्यूट मारा था। एक बात था, वो लड़की रोई नहीं थी। आमतौर पर होता क्या है कि इस तरह के घटना देख के अड़ोस पड़ोस रोने लगते, हम जैसे लोग भावुक हो गए थे। उस लड़की की दृढ़ता ने हमें तभी कह दिया था कि इसके अंदर कोई आग है और वो लावा बन के फूटेगा। लेकिन उस लड़की ने अपने आग को सही दिशा में दिखाई और आज, हाँ नमस्कार रमेश भाई, और आज वो विभूति की उसी वर्दी को धारण किया क्वालिफाई करके। मतलब उन्होंने अनुकंपा पर नौकरी नहीं लिया। मिलिट्री में उनके पति के वीर गति को प्राप्त होने पर उनको नौकरी ऑफर की गई होगी, की जाती, मिल भी जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह से विभूति ने अपने आप को क्वालिफाई करके इस शानदार सेवा को चुना है, मैं भी क्वालिफाई करके चुनूंगी। और आज ठीक 1.5 साल बाद उसने वो सारे प्रक्रियाएं को पूरे की जो उनके पूज्य पति, प्यारे पति, हम सबके दुलारे और हम सबके घमंड को 4 चांद लगाने वाले विभूति जी ने जो परीक्षाएं और जिन जिन चरणों को पार किया, और भी जो सैकड़ों हजारों लोग उसको करते हैं, उस सब को क्वालिफाई करते हुए आज सेकंड लेफ्टिनेंट विभूति ढौडियाल कौल बनी। मैं सैल्यूट करता हूँ उस बेटी को और सजदा करता हूँ उसके उस जज्बे को, जिसका पति 9 महीने के साथ के बाद ही इस देश को अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके दुनिया छोड़ गया। उसी वर्दी को पुनः टांगना, अपने शरीर पर धारण करना, ये सिर्फ घमंड का नहीं, पूजा के लायक है। एक बार पूरा मैं उस बिटिया के सामने, अब बिटिया का वो तो प्राउड हो गई हमारे सेना की उस बांझ जबांझ बहादुर के सामने मैं सिर झुकाता हूँ। ईश्वर उसको अपना सर्वोच्च आशीर्वाद से नवाजे और अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रहे। बिटिया कर गुजरेगी, ये सब मुझे पता है। ये समाचार से उसके दुश्मन जिन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया, उनको ज़रूर सदमा लगा होगा, उनको ज़रूर धक्का लगा होगा, और भारत के बहादुरी का जो किस्सा वो सुने होंगे, समय समय पर देखे होंगे, साक्षात्कार किए होंगे, उससे उनको वापस रूबरू होने का मौका मिला होगा। जय हिंद, जय नीतिका, आपको सलाम। मित्रों, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण समाचार आज था, उन सब पर छोड़िए, समाचार तो वैसे बड़े महत्वपूर्ण थे। आज मैं बात करूंगा
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, भारत में शरणागत पाए हुए उन तमाम अपने एशियाई मुल्क के बाशिंदों का जो अवैध तरीके से या शरण लेकर के हमारे देश में चोरी छुप के रह रहे हैं या शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान की जाए। शर्त इसमें यह है कि पात्रता वो होगा जो 1955 के अधिनियम में था, और पात्र वो होगा जो गैर मुस्लिम होगा। इसमें दो बात हो सकती है कि हम अभी एक सीए बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, सदनों में वो पास हो चुका है, तो हम सीए मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 या 2020 के अंतर्गत क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हैं, और 1955 के उपबंधों के अंतर्गत क्यों। सबसे पहले आते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। मेरे ख्याल से 1955 का उल्लेख करने के पीछे उद्देश्य ये होगा कि नरेंद्र मोदी पर कोई धार्मिक दुर्भावना का इल्जाम न लगाए, धार्मिक आधार पर या एक देश विशेष को विशेष दर्जा देने का इल्जाम न लगाए, क्योंकि 1955 में नरेंद्र मोदी शासन में नहीं थे। उसके बाद उसमें वापस संशोधन हुआ 1987 में, तब भी नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं थे। हाँ, अनिल कुमार श्रीकांत साहब को शायद अपना। उसके बाद 2003 में हुआ, तब भी श्री नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं थे। हाँ कुमार श्रीकांत साहब, आपका आशीर्वाद है, आपकी शुभकामनाएं, दुआएं, और फलस्वरूप मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपके दिए मनोबल से कुछ कह बोल ले रहा हूँ। त्रुटियाँ हो तो गाइड करिए और अच्छाई हो तो आशीर्वाद दीजिए। आपको सदर। असल में 2003 के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का अटल जी के प्रधानमंत्रित्व तो काल में राज्यसभा में दिया गया वक्तव्य मुझे अक्सर याद है। मैं टीवी पर प्रसारण देख रहा था जब उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिमों के लिए नागरिकता का मांग किया था और कहा था कि ये लोग धार्मिक आधार पर पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं, भारत छोड़कर को वो कहाँ जाएंगे, उनको नागरिकता प्रदान की जाए। जब वो 2003 में खुद प्रधानमंत्री है तो एक संशोधन लिए कि उसमें नागरिकता दी जाए। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को 1955 का उल्लेख करने के पीछे उद्देश्य यही होगा कि कोई आदमी, ये मतलब अभी तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है, कि कांग्रेस उसमें कोई बहुत ज़्यादा बवाल न खड़ा करे, नहीं तो उनके अपने ही नेता के ऊपर जाता हुआ प्रतीत होगा। और नरेंद्र मोदी तो इस बात के लिए माहिर है कि इसकी टोपी उसके सर, आप विरोध करेंगे मोदी का, वो बता देंगे का विरोध कर रहे थे भारत का, और वो कहने पर इसलिए मजबूर होंगे क्योंकि आप लोग भारत के विरुद्ध करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जैसे ये कोरोना वायरस के टाइम में आप मोदी को घेरने के चक्कर में भारत की बदनामी कर दी, टीकाकरण में आप मोदी को घेरने के चक्कर में दुनिया में भारत की बदनामी कर दी। हाँ, आदरणीय संजय पांडे जी को नमस्कार। इन स्थितियों के माहिर है अभी वर्तमान सरकार। राजनीतिक काट छाट कुशल क्षेम और राजनीतिक निपुणता में तो आप किसी का मुकाबला नहीं है आज के वर्तमान नेतृत्व पर। तो चर्चा इसी विषय पर हो, शायद इसीलिए उन्होंने 1955 का उल्लेख किया, जबकि सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या 20 में, साल नहीं जानता हूँ कि वो नोटिफिकेशन का डेट कब सा पड़ा। मेरे ख्याल से 2019 होगा, क्योंकि 20 के बाद तो कोरोना ही रहा है, पार्लियामेंट तो चला ही नहीं कोई खास, तो 19 में ही रहा होगा या 20 में रहा होगा अधिनियम के अंतर्गत। मित्रों, दो प्रश्न उठता है कि आज नोटिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, जबकि आज दुनिया में हर आदमी कोरोना और बेरोजगारी, मुफलिसी और टीका के व्यवस्था पर लगा हुआ है। अभी संशोधन की क्या जरूरत पड़ेगी, अभी आवेदन मांगने की क्या जरूरत पड़ेगी। क्या नरेंद्र मोदी देश में उपज रहे जन भावनाओं को मोड़ना चाहते हैं, या वो जो विपक्ष के राजनीति के लोग अनाप शनाप राजनीति कर रहे हैं, बेमतलब का घेरने का काम कर रहे हैं, किसानों को मौका दे रहे हैं, उनके नाम पर
गंदी राजनीति खेल रहे हैं, उनको एक नया मुद्दा दे रहे हैं कि आप लीजिए, तब तक ये संशोधन पर बकवास करिए, क्योंकि उसमें सीधा सीधा विवादित है कि आप गैर मुस्लिमों को दे रहे हैं तो इस देश की तो सारी राजनीतिक पार्टियां का सांप लौट जाएगा उनके सीने पर। उन्हें तो ऐसा लगेगा जैसे उनका बाप मर गया, उतना पीड़ा होगा जैसे उनके पिताजी का देहांत हो गया, तुरंत समाज के देहांत होगा दुर्घटना में। क्योंकि इस देश में मुसलमान का नाम राजनीतिक टॉनिक के तरह से इस्तेमाल होता है। आप मुसलमान कहिएगा तो ऐसे लगेगा जैसे एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल होता है, कोरोना में बूस्टर डोज दिया जाता है, करा भाई इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये वाला टीका ले लीजिए, ये वाला पेय पदार्थ लीजिए, तुलसी अदरक और काली मिर्च का काढ़ा पीजिए, इम्यूनिटी बूस्ट होगा। उसी तरह से भारत के राजनीति में बूस्ट का काम करता है मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये जो चंद शब्द हैं वो राजनीति में बूस्टर का काम करती है। तो आप उनको एक बूस्ट दे रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः अपने चीर परिचित अंदाज हिंदू मुस्लिम करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है, या वापस देश को हिंदू मुस्लिम में उलझा करके अपना कोई नया राजनीतिक खेल खेलना चाहती है? आज बहस इस पर हो सकता है, इस पर विचार हो सकता है। लेकिन मित्रों, मैं सबसे पहले इस फॉर्म को मांगने की आवश्यकताओं पर बात करता हूं। देखिए, कभी तो आवेदन मांगना था, कभी तो उनको नागरिकता देना था, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आए हैं शरणार्थी के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आप इनको बंगाल की खाड़ी में फेंक नहीं सकते, इनको जहर दे नहीं सकते, इन पर गोलियां चलवा नहीं सकते, इनको भगा नहीं सकते। तो आपके यहाँ एक बेमतलब बर्डन है। और जो आदमी 1952 से आया हुआ है, अभी एक आदमी का टीवी पर साक्षात्कार देख रहा था, 2001 में आया है। मतलब 1942 के बंटवारे से लेकर के 2021 तक पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान, पंजाब, बांग्लादेश, कलकत्ता, इन सब बॉर्डरों पर आज भी घुसपैठ रुका नहीं है। रोज निरंतर जितने हमारे भारत में नवजात बच्चों के जन्म होता है, उससे ज़्यादा घुसपैठ, अवैध घुसपैठ ही आ जाते हैं। कहीं कोई वोट के राजनीति और लालच में घुसपैठ करवाता है, तो कहीं सीमा पर प्रहरी कुछ रुपयों की चंद सिक्कों के चमक में उनको अंदर आने का परमिशन दे देता है। और भारत महान में जो एक बार आ जाएगा वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हमारे देश में नेता हमारा ही पक्ष ले लेंगे और अपने देश का विरोध करने लगेंगे, कहेंगे भैया कोई बात नहीं, तार के नीचे से आया तो नागरिकता दो। कुछ लोग तो अपना जान छोड़ के आए, कुछ लोग अपना इज्जत छोड़ के आए, कुछ लोगों को तो मार दिया गया, कुछ लोग किसी तरह से जान बचा बुचा के रात के अंधेरे में भाग के आए। तो मानवता के नाते उनको यहाँ पर शरण देना मानवता के अंतर्गत भी था और धार्मिक अंतर्गत था। अब आप सोचिए कि अगर कोई पाकिस्तान में हिंदू होगा तो वो दुनिया के किस कोने में जाएगा? कौन सा ऐसा देश है जहाँ हिंदू बहुलता है? पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है, चीन किसी को आने ही नहीं देता। तो अब देश रहा कहाँ है अपने सराउंडिंग में? पाकिस्तान के जो आजू बाजू में देश है, चीन, जापान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पर तो प्रवेश ही नहीं है हिंदू का। तो हिंदू और कहाँ जाएगा? निसंदेह और निश्चित तौर पर भारत में आएगा। और भारत की सरकार बॉर्डर पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलवा दे तो फिर मानवता शर्मसार होगा, इंसानियत का हत्या होगा। तो मजबूरी था, उनको रखना ही था। अब जब रखना ही था तो उनको बाइज्जत शहरी बनाकर रखिए, नागरिकता दे करके रखिए। वो चोरी छुपे रह रहे हैं और पुलिस का उगाही का केंद्र बने हुए हैं, और कई अवैध काम करने वाले लोग उनसे अवैध काम करवाते हैं। पुलिस डर के मारे उनसे गलत काम करवाती है कि गलत काम करो। क्योंकि आप देखते होंगे दिल्ली में जितना अपराध होता है उस सब बांग्लादेशी घुसपैठिया करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उनको पुलिस मारेगी, उनको गुंडा मारेगा। उससे बढ़िया वो सोचते कि मैं खुद ही गुंडा बन जाऊँ। इसीलिए वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो रेहानियाँ पीने, ये छिनताई, बदमाशी, मर्डर, स्मगलिंग, चर्सी, जितना गलत काम होता है वो सब करते हैं। अब उनको कानूनी शेल्टर हो जाएगा तो मुझ जैसा नागरिक का अधिकार उनको हो जाएगा, तो उनको पुलिस परेशान नहीं करेगी, वो भारत का बाइज्जत शहरी होंगे। सरकार का उनको नागरिकता देना मैं समझ रहा हूं कि मानवता के नाते, कानून के नाते और उनके नाते भी बड़ा जरूरी है।
ये एक बढ़िया कदम है, हम इसका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। अब आता है कि गैर मुस्लिम ही क्यों। ये भी बड़ा सहज और बड़ा आसान है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रताड़ित तो हिंदू ही है, सिख है, ईसाई है, पंजाबी है। वो तो मुस्लिम बहुल इलाका है, इस्लामिक स्टेट है, तो हम मुसलमान प्रताड़ित तो है नहीं। अब गरीबी और मुफलिसी है, तो गरीबी मुफलिसी को तो किसी को नागरिकता दिया नहीं जा सकता। गरीबी उस मुल्क का परेशानी है, उस मुल्क की समस्या, उस मुल्क वाले को, और वहाँ के वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर खालसा, वजीर खजाना, उन सबों को उसका देखना है। वहाँ के सिपा सलारों को और राजनयिकों को उसका हल ढूंढना है। दूसरा पराया मुल्क तो उसका हल ढूंढेगा नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी धार्मिक रूप से प्रताड़ित है और वहाँ पर उसके धर्म के खिलाफ वहाँ पर जहर उगली जा रही है और बल प्रयोग करके उनको धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जा रहा है, और जो आदमी परिवर्तन नहीं करता उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, लूटा जाता है, उनके बेटी बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है, तो वो क्या करेगा? या तो वो अपना धर्म छोड़ के इस्लाम स्वीकार करेगा, या जान देगा, या रात में चोरी छुपे भाग करके उस देश में आएगा जो सहिष्णु देश है, जो सबको अपनाता है, बाहें फैला के पलक पाले बिछा के बैठा रहता है, आ जाओ भाई। तो इस तरह होगा। दोनों ही परिस्थितियों में उनका यहाँ पर आना जायज़ था और भारत को नागरिकता देना जायज़ था। लेकिन चूंकि वहाँ पर मुस्लिम प्रताड़ित नहीं है, इसलिए मुस्लिम के विषय में कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं था। मुसलमान वहाँ क्यों? अब रहा कि भारत मुस्लिम विरोधी है। मैं उन महानुभाव को कहना चाहता हूँ कि अदनान सामी मुसलमान है, और भारत में भी बाइज्जत शहरी की नागरिकता लेने में धर्म वाले कालम में मुसलमान ने डाला है। अदनान सामी ने मुस्लिम धर्म नहीं त्यागा, और वो पाकिस्तान का सेलिब्रिटी था, दुनिया में उसका नाम था, तो हमने उसको दिया ना। उसी तरह से सामान्य नागरिकता संशोधन के अंतर्गत जो भारत का कानून है, जिसे कोई भी आदमी यहाँ का नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, उसमें कोई धर्म का कालम नहीं है। वो हर धर्म के लोगों के लिए है। उसमें मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, सब है। लेकिन ये विशेष परिस्थिति और विशेष अधिनियम के लिए उनके लिए एक विशेष, जैसे होता ना, टीकाकरण हो रहा है कोरोना का, तो स्कूल में, कॉलेज में, स्टेडियम में कैंप लगाया जा रहा है कि आइए भाई यहाँ पर टीका करवाया जाए। हम लोग जो बच्चे होते तो कालरा का, खासरा का, छोटी माँ का, मतलब चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माँ बड़ी माँ बोलते हैं, इस चेचक का, छोटा चेचक, बड़ा चेचक का टीकाकरण स्कूलों में होता था। हम लोग कई बार स्कूल से भाग जाते थे, वो सुई देने वाले आए हैं, तो उस तरह से होता था। उस तरह से विशेष कैंप लगाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो सके। उसी तरह से एक विशेष कैंप उन लोगों के लिए किया गया जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो, और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें किसी को कोई परेशानी होगी। मुसलमान सीधी तरीका से अप्लाई करके नागरिकता ले सकता है, उसके लिए कहीं रोक नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे राजनेता ये वाला बात को गोल कर देंगे, जैसे वो सीए और एनआरसी के लिए कहे कि जी, अब हमारा देश की राजनीतिक लोगों ने बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहा कि सीए मुसलमान को भगाने का बिल है। मतलब उसका फुल फॉर्म में नहीं बताया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसमें भगाने का तो कहीं कोई प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन सबसे मजे की बात है कि दिल्ली नोएडा का एक बॉर्डर जो 3-3 राज्यों को घेरता है, वो 6-7 महीने तक बंद रहा, एक ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दा था ही नहीं। और उससे भी मजे की बात है कि उस मंच पर ऐसे ऐसे लोग आकर के भाषण मार गए, जो कोई आईएएस से रिटायर है, कोई लेक्चरर प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा शिक्षाविद है, अनपढ़ कोई नहीं था वहाँ पर। कोई यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है, कोई यूनिवर्सिटी का छात्र नेता है, ऐसे लोग आकर के भाषण मान गए और कह रहे हैं कि आपका नागरिकता हटाया जाएगा। लेकिन उसे किसी ने नहीं कहा कि हटाने वाला अधिनियम कहाँ लिखा है, बता दूं। चूंकि हमारे देश की राजनीति है, तो फिर इस पर तो बवाल करना राजनीतिक मुनाफे के लिए लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं एक आशंका मुझे जरूर है कि अभी नोटिफिकेशन के पीछे कहीं नरेंद्र मोदी का दिमाग डाइवर्ट करने का उद्देश्य तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी काम पवित्र उद्देश्य से किया जाता है तो उसका महत्व होता है, और मन में खोट लेके किया गया जाता है तो वो फिर उद्देश्य विहीन हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग कोरोना मुक्त हों, कोरोना आपको छू न पावे। सुन रहा हूँ कि परसों से आंशिक रूप से लॉकडाउन को खोला जाएगा, लेकिन आप अगर बहुत ज़रूर ना हो तो कृपया बाहर ना निकलें। आप अपने आप को लॉकडाउन ही रखें, क्वारंटाइन ही रखें, और अपने आप को लॉक ही रखें।
गैर जरूरी यात्रा ना करें। उन लोगों को जाने दीजिए जिनका न जाने से स्थिति बिल्कुल उनके नियंत्रण से बाहर हो रही, उनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है, वही जाए। जिनको थोड़ा बहुत भी गुंजाइश हो वो कृपया घर से बाहर ना निकले। ये महामारी है, ये अमीर गरीब ऊंच नीच दे करके नहीं आती। इसमें आरक्षण नहीं है कि आप दलित हैं तो आपको प्राथमिकता है और मैं स्वर्ण हूँ तो मेरे लिए पीछे मैं बाद में है। नहीं, बीमारी जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। तो आप इसको सोचिए, बीमारी से बचिए, अपना जान बचाइए, क्योंकि जिसको बीमारी पकड़ लेती है उसको कोई बचा नहीं पाता, और ये पैसा और गरीब नहीं देती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर पढ़ता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।